मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम यानी कि मेड्स वीजा, जिसे हम सब क्लास 403 भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लॉटरी वीजा है क्योंकि आपको इसमें 500,000 सीट्स नहीं बल्कि पूरे 3,000 वीजास मिलते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ। आप ऐसा लगा लो कि 22,500 जो कि इसकी एम्बेसी की फीस है, उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का वीजा मिल रहा है, जिसमें आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड आप स्टडी भी कर सकते हैं। इससे भी चेरी ऑन द केक बात यह है कि अगर आप मैरिड है और आपके डिपेंडेंट है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनको भी अपने साथ ले जा सकते हैं। उनको भी आपके ही जितना ड्यूरेशन का यानी कि पूरे 2 साल का वीजा मिलेगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो आई नो एज ऑफ नाउ आप में से सभी लोग इसके जो सिलेक्शन है उस चीज का वेट कर रहे हैं। सिलेक्शन इसका फर्स्ट 15 दिसंबर को आने वाला है। तो हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आई नो यही मेन क्वेश्चन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास सिलेक्शन लेटर आएगा कि अब करे क्या। सिलेक्शन लेटर तो मिल गया, बट स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है बेसिकली जिसकी हमें नीड है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इसी सारे सवालों का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपने ये चीज सुनाई है, अधूरा ज्ञान हानिकारक होती है, वही चीज है। अगर आप वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप करते हैं तो आपका वीजा बाद में जाके रिफ्यूज हो सकता है। आई प्रॉमिस यू गाइस, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हो देन आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको सिलेक्शन लेटर आने के बाद एक चीज देखनी है, वो है आपकी एलिजिबिलिटी। आपने दोबारा एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, क्या आप सही में इस वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप कहीं भी चूकते हो, अगर आपको लग रहा है कोई भी कंफ्यूजन है, अगर देखो कोई कंफ्यूजन है तो वो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में भी उस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट ऐसी कोई चीजें हैं जैसे आपकी एजुकेशन मीट नहीं करनी है, या फिर आपने जो ईयर है वो पास आउट पहले का है, इस तरह का कुछ अगर आपके एप्लीकेशन में है तो आप प्लीज इस वीजा के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि या तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड होगा या तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होगा। कोई भी छोटी सी भी चीज से अगर आप चूकते हो तो ये चीज फॉर श्योर होने वाला है। लास्ट ईयर इस तरह के केसेस हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। अब जैसे ही आपको सिलेक्शन लेटर आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। हमारे चैनल में उसकी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज जाके जरूर वो चेक करें। उसके बाद हम इसके सेकंड स्टेप में पहुंचते हैं, जो कि हमारा सिलेक्शन लेटर है, उसको चेक करना। अब जैसे ही आप सिलेक्शन लेटर चेक करोगे उसमें एक डेडलाइन दी है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन लेटर है वो 30 दिन के लिए वैलिड है। विद इन 30 डेज आपको अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट करनी है। जिस दिन भी आपका सिलेक्शन लेटर मिलता है उससे अगले 30 दिन के अंदर। और जो 30वां दिन है वो भी उन्होंने बताया हुआ कि वो ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आपका क्लोज हो जाएगा, यानी कि आप मान लेते हैं 15 दिसंबर को हमारा सिलेक्शन आया है तो उसके 30 दिन का बोल रहे 14 जनवरी को हो रहा है। तो 14 जनवरी ऐसा नहीं कि इंडियन टाइम के हिसाब से रात 12 बजे तक वो आप फाइल सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है, यानी कि 14 जनवरी शाम को 6:30 बजे के करीब आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है। उसके बाद अगर आप करते हो तो आपकी फाइल को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आई पर्सनली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइज, डोंट अप्लाई ऑन 14 जनवरी। कोशिश करो आप कम से कम 4 या 5 दिन पहले ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करो, क्योंकि एंड वक्त पे पेमेंट एरर होता है और वेबसाइट एरर होता है बहुत ज्यादा, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं होते। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि 2 साल का आपका वीजा लगभग मुफ्त में मिल रहा है आपको, वो अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे, तो वो गलती बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पर हमारा सिलेक्शन लेटर का भी क्लियर हुआ कि सिलेक्शन लेटर में हमें टाइम पीरियड दिया हुआ 30 डेज का। तो वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास जो पहला डॉक्यूमेंट क्या जरूरी है, दैट इज योर सिलेक्शन लेटर। अब दूसरे डॉक्यूमेंट में चलते हैं, जो कि है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और उसमें कम से कम 6 मंथ या फिर 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। आई रिकमेंड आपके पास 2 साल की ही हो तो ज्यादा बढ़िया है, बट अदरवाइज आपके 6 मंथ में भी अभी एक्सपायर होने वाला है, तब भी वो आप पासपोर्ट यूज कर सकते हो। बट अगर उससे पहले ही एक्सपायर होने वाला है तो आप पहले उसको रिन्यू करें, उसके बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज योर एज। आपकी एज चेक किया जाता है कि आप जब अपनी फाइल को सबमिट कर रहे हैं तब क्या 18 से लेकर 30 के बीच में है। वो चीज आपका वेरीफाई पासपोर्ट से ही होता है, यानी कि आपका पासपोर्ट ही चेक होगा। तो जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट।
तो एक चीज और कंफ्यूजन होती है लोगों को कि हमारी जो एज है वो अगले 1 महीने में 31 में कन्वर्ट होने वाली है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो अगर गाइज आपका जो सिलेक्शन है वो पहले आ गया है 1 महीने पहले ही, और अपनी फाइल जो है वो आप 31 में कन्वर्ट होने से पहले ही एम्बेसी में सबमिट करते हो, देन यू आर एलिजिबल। फाइल सबमिट होने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लॉक हो जाती है। उसके बाद अगर आप 31 में हो रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अगर फाइल एम्बेसी में 31 में कन्वर्ट होने के बाद लगाया, देन आप इनवैलिड एप्लीकेशन हो जाएगा और आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अब जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीजा के लिए, वो है हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट। उसको हमने कैसे चेक करना है पहले हम ये समझते हैं। देखो, आपकी जो एजुकेशन है वो तो पहले NIRF 2024 के लिस्ट के अनुसार जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है उसमें होनी चाहिए आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने वो स्टडी करी है। मिनिमम एजुकेशन आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा भी कर रहा है देन यू आर नॉट एलिजिबल। ग्रेजुएशन जरूरी ही है। ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, वो आप एलिजिबल ही हो, बट कम से कम आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए है। और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, NIRF 2024 के रैंकिंग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है आपने, आपकी जो एजुकेशन है वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड जो इनके एलिजिबल अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज है उसमें होनी चाहिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, IT टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और वो भी कंप्लीट कब होनी चाहिए आपकी एजुकेशन, नवंबर 2023 या उसके बाद। अगर आपकी एजुकेशन जून 2023 में भी कंप्लीट हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल। जरूरी है कि आपके डिग्री में ये चीज मेंशन हो या आपने अपनी एजुकेशन नवंबर 2023 या फिर उसके बाद ही कंप्लीट किया हो। कि आपको जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने हैं दैट इज योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके 10th ऑनवर्ड लगाने हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री, आपके मार्कशीट्स हो गए सेमेस्टर वाइज, या फिर आपका कॉन्सुलेटेड जो मार्कशीट हम जिसे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स भी कहते हैं, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ऐसे अगर आपने मास्टर है लास्ट एजुकेशन तो आप मास्टर्स भी लगाओगे, ग्रेजुएशन भी लगाओगे, 10th भी लगाओगे, 12th भी लगाओगे। सो बेसिकली 10th ऑनवर्ड सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं। अगली जो डॉक्यूमेंट है दैट इज फोर्थ डॉक्यूमेंट, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यानी कि आपको IELTS या फिर PT या फिर OET, TOEFL या C1 एडवांस टेस्ट, इनमें से आपको कोई भी टेस्ट करा होना चाहिए। इसमें वेवियर वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैचलर्स कर रखा है या मास्टर्स कर रखा है और मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है तो मुझे वेवियर मिलेगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको अपना इंग्लिश टेस्ट देना ही पड़ेगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप IELTS दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 6 बैंड चाहिए और नॉट लेस देन 5। वहीं अगर आप OET दे रहे हो तो C जो है आपके ईच कंपोनेंट में होने चाहिए। TOEFL की बात करें तो 64 आपको एटलीस्ट चाहिए और जिसमें से 4 आपका लिसनिंग या रीडिंग में हो सकता है और 14 आपका स्पीकिंग और राइटिंग में चाहिए ही चाहिए। ये आपको मिनिमम है, ये चाहिए ही चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपका स्पीकिंग में जो है वो 14 की जगह 13 है तब भी आप एलिजिबल नहीं होगे, इस चीज को याद रखो। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो PT के एप्लीकेंट है जिनका 49 ओवरऑल था, जैसे अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखी तो 50 ओवरऑल हमें चाहिए है, तो उनकी जो है कितनी थी 49, तो उनको लास्ट में रिफ्यूजल आया था कि आप अपनी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको मीट नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए जितनी बताई गई है उतने तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वेल एंड गुड है आपकी एप्लीकेशन के लिए, कम होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंग्लिश टेस्ट में, वो क्या है, आपका जो टेस्ट है वो लास्ट 1 ईयर में होने चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ मैं कि अभी हमारा 15 दिसंबर को सिलेक्शन आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए 25 दिसंबर तक का टाइम लगा दिया। तो क्या मतलब है, अगर 25 दिसंबर को मैं अपनी एप्लीकेशन लगा रही हूँ तो मेरी जो IELTS, PT, TOEFL इनमें से कुछ भी जो टेस्ट मैंने कर रखा है वो 25 दिसंबर 2024 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे जो भी टेस्ट होते हैं वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। बट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के इस मेड्स वीजा की पर्टिकुलरली, तो इस वीजा में आपका जो इंग्लिश टेस्ट है वो विद इन 1 ईयर ही होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारा अगले डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो कि है हमारा प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स आपको बेसिकली 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए आपको अपने आप को इनिशियल स्टे के लिए एलिजिबल करने के लिए। यानी कि इस वीजा में अगर आप अप्लाई कर रहे हो
तो आपके अकाउंट में 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने चाहिए। उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने अटैच करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो आई रिकमेंड आपके पास कम से कम 3 लाख होने चाहिए अपने सेविंग अकाउंट में, या फिर एफडी फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने साथ डिपेंडेंट भी रख रहे हो, या फिर आपका बेबी है, या फिर आपकी वाइफ है, 2 लोग हो, 3 लोग हो, तो इसको अपने उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 लोग हो तो आपको 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 6 लाख अपने अकाउंट में रखना है। वहीं पर अगर आप 3 लोग हो तो 9 लाख रखना है। फ्रेश फंड एक्सेप्टेबल है, 3 महीने की स्टेटमेंट्स निकालनी है। और इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पेमेंट है तो आपने उनसे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लेके अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है, और उनके साथ में आईडी प्रूफ्स भी लगेंगे कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारा 6th डॉक्यूमेंट, जो कि है हेल्थ रिक्वायरमेंट। बेसिकली इसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, उसके लिए आपको हैप आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, फिर आप मेडिकल बुक करते हो, फिर आप मेडिकल देते हो। उसकी सारी गाइडेंस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पर जाके इजिली अपना हैप आईडी क्रिएट करके मेडिकल कर सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 7th डॉक्यूमेंट हमारा, दैट इज कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका पीसीसी। तो पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीसी आपको पासपोर्ट सेवा से अप्लाई कर सकते हो, एसएसपी ऑफिस से भी आप ले सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। मेक श्योर करना है दोनों ही चीज में आपका फोटो होना जरूरी है, प्रॉपर्ली साइंड स्टैंप हो। इसके अलावा अपने एक और चीज याद रखनी है, जो पीसीसी है, अगर आप पास्ट 10 ईयर में किसी भी और कंट्री में मोर देन 12 मंथ रहे हो तो आपको उस कंट्री से भी पीसीसी चाहिए होगा। उस कंट्री से भी आपने पीसीसी लेनी है और इंडिया से भी लेनी है, दोनों ही पीसीसी फिर आपके अपलोड होंगे। नेक्स्ट जो 8th डॉक्यूमेंट है हमारा, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इस वीजा के लिए जरूरी है गाइज। आपको 2 साल का अगर वीजा मिल रहा है तो 2 साल का आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। बट पहले अपने वीजा अप्लाई करने से पहले आप ले सकते हो। आई रिकमेंड कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके ही अप्लाई करो, बट दैट इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अगर आप विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस भी अप्लाई करते हो तो उसका वीजा में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप वो भी कर सकते हो। तो ये थी गाइस आपकी सारी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। बट अगर मैं इसके अलावा भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं जो आपकी फाइल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वो है आपका रिज्यूमे। रिज्यूमे में आपने प्रॉपरली बताना है आपकी एजुकेशन क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम है तो वो बताना है, एक्सपीरियंस है तो आपने वो बतानी है, सारी चीज को आपने अच्छे से मेंशन करनी है। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में आप सारी चीजें डिस्कस करते हो, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, क्यों ये वीजा के लिए आप जा रहे हो, क्यों ऑस्ट्रेलिया में ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या मायने रखता है, हर एक चीज उसमें आपने एक्सप्लेन करनी होती है। उससे एक वीजा ऑफिसर को पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ती है आपकी एप्लीकेशन में, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। वन मोर डॉक्यूमेंट, दैट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो भी ऐड करना है। उसमें आप पे स्लिप्स ऐड कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर ऐड कर सकते हैं, अगर कोई आईडी कार्ड है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर ये इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आई रिकमेंड, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड इवन, कि आप इनको जरूर ऐड करें। एक दो चीज और है यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा कि इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि आप एक तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपने इस वीजा के लिए अप्लाई करना है। सेकंड चीज, आपने मेड्स में पिछले साल पार्टिसिपेट नहीं किया होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपने बैलोट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि आपका जैसे मेड्स वीजा पिछले साल जो अप्लाई किया था वो अप्रूव हुआ हो और आप ऑस्ट्रेलिया में गए हो और आप ये दोबारा चांस ले रहे हो, वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि आपने पिछले साल जो मेड्स वीजा ओपन हुआ था उसमें आपकी एप्लीकेशन अप्रूव ना हुई हो और आप ऑस्ट्रेलिया ना गए हो, देन यू आर एलिजिबल। तो ये थी सारे ही डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो इस वीजा के लिए आपको जरूरी है। बट गाइस याद रखना, ये वीजा इस साल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो इतना लोगों को पता नहीं था इस वीजा के रिगार्डिंग, और एम्बेसी भी बहुत ही लीनियंट थी और बहुत से उसने वीजा दिए। बट इस साल अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं लगाते हो, क्योंकि एक आपका प्रेजेंटेशन भी होने चाहिए, आप फाइल किस हिसाब से लगा रहे हो, उस वो भी अगर आपका गलत होता है, एम्बेसी को थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ उनको मेहनत करना पड़ रहा है, तब भी वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं। आई रिकमेंड गाइस कि आप खुद ट्राई ना करें, क्योंकि इस बार अगर कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो एम्बेसी आपको रिफ्यूज करेगी ही करेगी। और एक गोल्डन वीजा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 साल का वीजा अगर आपको 22,500 में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में 10-15 हजार 20 हजार के चक्कर में आप अपनी एप्लीकेशन को खराब मत करें। किसी ऐसे एजेंसी से हेल्प ले जो बहुत ही अप्रूव्ड हो और इस चीज में एक्सपर्टाइज हो। आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। हमने ये वीजा जब से ओपन हुआ है तब से हम इस वीजा में काम कर रहे हैं और हर तरह के केसेस हमने फाइल कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में। मैं पर्सनली हर एक एप्लीकेशन को चेक करती हूँ बिफोर लॉन्चमेंट, और आपसे भी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तब तक हम आपकी एप्लीकेशन आपको चेक करवाते हैं। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं।
स्क्रीन में आप इंस्टाग्राम का हमारा पेज देख सकते हैं, आप वहां जाके हमें फॉलो करें। हर एक चीज हम डे टू डे अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको फायरिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें, क्योंकि अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको A to Z, जब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हो, सारे ही वीडियोस इसमें अपलोड होंगे। हर डे टू डे जो भी अपडेट्स आएंगे वो चीजें हम आपको बताएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करके रखें, क्योंकि वहां पर हम हर एक छोटी से छोटी चीज का अपडेट देते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ही सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो में हर एक चीज को कवर किया गया है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव रिसीव्ड देयर सिलेक्शन लेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।